Hello everyone, welcome to Learners Academy. So I'm back again with another video for you all, which is based on chapter number 1, Introduction to Accounting. I've already covered first part of this chapter. If you guys haven't checked out that video yet, you can check out that video. The link is given in the I button as well as in the description box. Now today I'll be covering chapter number 1, Introduction to Accounting, part 2, in which I'll be covering various topics which are bookkeeping, accounting, accountancy, uses of accounting information, qualitative characteristics and systems of accounting. So ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे. एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लर्नर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस ऑफ व्हेनेवर आई एम पोस्टिंग द वीडियोस ऑन माय चैनल. एंड या डू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन. In this, we'll be covering bookkeeping, as I already told, accounting, accountancy, uses of accounting information, qualitative characteristics and systems of accounting. ये सारी चीजों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. So I know 11th क्लास है और बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है 11th क्लास में कॉमर्स के बच्चों को, क्योंकि यार अकाउंट्स कैसे पढ़ेंगे, अकाउंट्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. बट ऐसा नहीं है. देखिए, अकाउंट्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट. द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन अकाउंटिंग इज कि आपको डेली उसे एक हैबिट के फॉर्म में एक हैबिट बनानी है कि आपको अकाउंट्स डेली पढ़नी है, आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस डेली करनी है. बिकॉज ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. आप 10th तक आपने पढ़ाई करी, उसमें आपका मैथ्स भी होगा, है ना. तो हमारे जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इज कि आपको उसमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है. ठीक है, तो अगर आप डेली एक हैबिट बना लेंगे कि हाँ मुझे प्रैक्टिस करनी है, सो यू नो इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू. अकाउंट्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, सबको समझ में आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ इट्स डिफिकल्ट. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. तो देखिए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए, लास्ट पार्ट में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज अकाउंट्स, बट देयर आर सर्टेन टर्म्स व्हिच आर नीडेड टू बी डिस्कस्ड कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है. ठीक है, अकाउंटिंग वी नो व्हाट इज अकाउंटिंग, बट व्हाट वी डू वी नो बुक कीपिंग, हैव वी डिस्कस्ड अकाउंटेंसी, वी हैवंट. सो हम लोग आज वही डिस्कस करेंगे. देखिए, अकाउंटिंग क्या होता है, इट्स बेसिकली अ ब्रॉड टर्म. ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है, एक ब्रॉड टर्म है, एक ब्रॉड सब्जेक्ट है. और बुक कीपिंग क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट है. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. ओके, बुक कीपिंग क्या होता है, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. सबसे पहले आप लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, देन क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सेट ऑफ बुक्स. अच्छा, अब मैम हम लोग तो ये पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में, आपने बताया था अकाउंटिंग में भी यही होता है कि रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करना होता है. हाँ, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग सब हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें और भी कुछ इंक्लूड करते हैं जो कि बुक कीपिंग में नहीं है. तो पहले हम लोग बुक कीपिंग के बारे में समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस में हमारी कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जिन्हें हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वी मेजर दोस ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी. फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें हम टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करते हैं. आफ्टर मेजरिंग वी रिकॉर्ड दोस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ अकाउंट्स. जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं अपने बिजनेस में, उसे हम लोग उसमें रिकॉर्ड करते हैं. एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग वी क्लासिफाई द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स. मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन्स एक जैसी हैं, सिमिलर ट्रांजेक्शन्स है, उन्हें अलग अलग हेड्स में डिवाइड करते हैं. उसे क्या बोला जाता है, पोस्टिंग देम टू द लेजर. अब ये सारी चीजें तो अकाउंटिंग में है ना. सो व्हाई वी हैव डिस्कस दिस कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट है, क्योंकि ये सारी स्टेप्स तो अकाउंट्स में भी आती है ना, बट अकाउंटिंग में एक्स्ट्रा स्टेप्स आर ऑल्सो देयर, और भी बहुत सारी चीजें होती है. तो ये सब तो अकाउंटिंग में है ही. इन एडिशन टू दिस
उसमें कुछ और भी है, तो वील बी डिस्कसिंग दैट। बुक कीपिंग हमारा क्लियर हो गया कि हम लोग बुक कीपिंग में क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन वी रिकॉर्ड दोस ट्रांजेक्शन्स एंड क्लासिफाई दोस ट्रांजेक्शन्स। बस इतना ही सीमित है बुक कीपिंग में। अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग में क्या होता है। अकाउंटिंग इज बेसिकली अ ब्रॉड टर्म एंड इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग। उसमें क्या क्या होता है, हम लोग क्लासिफाई करने के बाद हम लोग समराइज करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। जो भी ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने क्लासिफाई करी हैं, वी समराइज दोस ट्रांजेक्शन्स हाउ, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। इन दोनों फॉर्म्स में हम लोग समराइज करते हैं। हम लोग क्यों समराइज करते हैं, बेसिकली फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग कि हमारी फर्म की परफॉर्मेंस कैसी है, हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे चल रहा है, वेदर इट इज मेकिंग प्रॉफिट और इट इज मेकिंग लॉसेज, ओके, या उसे लॉस हो रहा है। इस पर्पस के लिए आफ्टर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग व्हाट वी डू, वी कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू वेरियस एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विस। हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, उसके बाद हम लोग मीनिंगफुल कंक्लूजन्स भी निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिनको जरूरत होती है उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, कौन कौन से यूजर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, ये सारी हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे। सो क्लियर हुआ गाइस, बुक कीपिंग में क्या होता है, सिर्फ क्लासिफाइंग तक आता है, लेकिन अकाउंटिंग में उससे ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि समराइजिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेटिंग दैट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ गाइस आप सभी को, मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग सेम है? नो, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अकाउंटिंग क्या होता है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट है। ठीक है, अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बट अगर आप अकाउंटेंसी की बात करोगे तो इट्स अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब कि ये एक सब्जेक्ट की थ्योरी के बारे में, मतलब कि कैसे आप चीजों को करेंगे, है ना। हाउ यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस, हाउ यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ यू हैव टू समराइज, हाउ यू हैव टू एनालाइज, वो सारी चीजें जो एक सब्जेक्ट नॉलेज की जरूरत होती है, उसमें सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें सारी टेक्निक्स होती हैं कि आपको कैसे इन चीजों को करना है, वो एक्चुअली क्या होता है, अकाउंटेंसी होती है। बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज इट इज एन एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, थ्योरी बेस होती है, बट अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ओके, एंड अकाउंटेंसी इज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। सो क्लियर हुआ गाइस, किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, है ना। मुझे लगता है यहाँ पर इट्स वेरी इजी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट्स इजी, ओके। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कोर्स, दिस सेशन, कि अब हमें डिस्टिंक्शन करना है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, हमें बताना है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। दो वी हैव अंडरस्टूड बट वील क्विकली गो थ्रू दिस, एक बार समझते हैं क्विकली। स्कोप, सबसे पहले तो हम लोग स्कोप की बात करते हैं। देखिए बुक कीपिंग में क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अकाउंटिंग क्या होता है, इट इंक्लूड्स समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन इन एडिशन टू ऑल दीज, है ना। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा इन एडिशन टू, जो भी हमारी बुक कीपिंग की है वो आप लिख लीजिएगा। तो इन एडिशन टू आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ठीक है, वो सब कुछ इंक्लूड करता है। बुक कीपिंग क्या है, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, पहली स्टेज है। अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग के बाद की स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ठीक है। नेचर क्या है, ये रूटीन टाइप और क्लरिकल नेचर है। क्लर्क, बेसिकली एक क्लर्क की जरूरत होती है अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारा, क्योंकि टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसीलिए इसमें कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, टेक्निक्स लगानी पड़ती है। सो इट्स एनालिटिकल इन नेचर, ओके। Now the main objective is to keep systematic records of financial transactions. इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का, कि आपको जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शंस हो रही हैं उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना है।
बट अकाउंटिंग में क्या है, इट इज मोर देन दैट. इट्स नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, इट इज बेसिकली टू एनालाइज वेदर योर फर्म इज मेकिंग अ प्रॉफिट और नॉट, है ना. ऐसा तो नहीं है कि आप फंड्स लगा रहे हो एंड आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न्स. आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप रात दिन एक करके कर रहे हो, है ना. होता है ना. अब जैसे आप सोचो, आप क्लास में पढ़ते हो तो होता क्या है कि हम लोग, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यार मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए. कैसे आपको मालूम चला? क्योंकि आपने एग्जाम्स दिए, है ना. तो एक तरीके से क्या होता है कि एग्जाम्स देने से हमें पता चल जाता है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. सो इसी तरीके से अकाउंट्स में भी क्या होता है कि बिजनेस में भी अगर आप रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आया ना, कैसे पता चलेगा? आपको अकाउंट से पता चलेगा. आप जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, जब उसके बैलेंस शीट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है. हो सकता है आपका बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है, ये भी हो सकता है ना. So basically its main purpose is to ascertain the profitability and financial soundness of the business, कि हमें पता चले कि हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है. Now if we'll talk about performance, it is performed by the junior staff, जैसे कि clerical और ये सब मैंने आपको बताया, and it is basically performed by the senior staff accounting. Okay, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है ना. तो जहां ज्यादा टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत होती है, उस केस में व्हाट वी नीड अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ एनालाइजिंग दोस ट्रांजैक्शंस, है ना, जिसके अंदर स्किल हो, कैपेबिलिटीज हो. ओके, so we'll move to the another part of this session, which is, okay, I guess you guys were not able to see because यहाँ पर मैं थी. Okay, just a second guys, आप इसको देख लीजिए एक बार. The main objective is to ascertain the profitability and financial soundness of the business. ठीक है, हम लोग एनालाइज कर पाते हैं and then we communicate it to end users. क्लियर हुआ गाइस? आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो. Now we'll come to the qualitative characteristics of accounting. इसमें क्या होता है? देखिए, सबसे पहले है कि रिलायबिलिटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी? आप सोचिए इसके बारे में कि रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है. देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो कि नहीं. कैन यू ट्रस्ट दैट इंफॉर्मेशन? कहते हैं ना हम लोग, भाई मैं उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है ना. होता है ना ऐसा. तो इसी तरीके से जब भी हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, हमें क्या देखना है कि हम उसके ऊपर रिलाई कर पा रहे हैं कि नहीं. कैन वी ट्रस्ट दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई है, जो भी आपने स्टेटमेंट्स बनाए हैं, उसमें ट्रू एंड फेयर चीजों को यूज किया है कि नहीं किया है ना. आपने सही फैक्ट्स एंड फिगर्स को मेंशन किया है कि नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं है या उसमें कोई बायसनेस तो नहीं है ना. ये सारी चीजें होती हैं कि बेसिकली इफ इट शुड बी रिलायबल, मतलब कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल. ठीक है, एक तो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो गई. दूसरी क्या है? रेलेवेंस, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके लिए. वो ऐसा तो नहीं जो भी चीजें दी हुई हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में वो ऐसे ही दी हुई है जिसका कोई मीनिंग नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटे छोटे खर्चे भी होते हैं ना, प्रिंटिंग के, स्टेशनरी के, है ना. तो अब हम लोग बहुत सारी चीजें होती हैं, चाय के खर्चे. अब हम लोग एक चीज को तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना कि हाँ एक आज मैंने टी परचेज करी, ठीक है, उसको भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, डे 1 ट्रांजेक्शन. फिर मैंने एक पेन खरीदा, उसको भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो क्या ये इंफॉर्मेशन इतनी रेलेवेंट है? नो, एक्चुअली दिस इज नॉट रेलेवेंट. इसीलिए इन सब चीजों को ना एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में ही डाल दिया जाता है. तो अगर मान लीजिए 100,000 रुपए की, भाई मेरा आज बिजनेस में 1,000 रुपए का खर्चा मतलब एक महीने में होगा, तो ये हम लोगों ने फंड्स डाल दिए कि हाँ इसमें से हमें पैसे निकालने हैं. तो बेसिकली एक एक चीज को रिकॉर्ड करना जो छोटी छोटी है, जिससे बिजनेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो इतनी रेलेवेंट नहीं होती. बट रेलेवेंट, वी हैव टू रिकॉर्ड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट. मतलब कि आपके बिजनेस ने कितनी सेल्स करी, आपकी कितनी परचेज हुई, कितना सप्लाई आया, है ना, कितना प्रॉफिट हुआ, और क्या मशीनरी आपके फर्म की, क्या बिजनेस के असेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, रेलेवेंट है. ओके, फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. सो
जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक और क्या हुई, इट शुड बी रेलिवेंट, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडेड विद इट शुड बी रेलिवेंट. नाउ थर्ड वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप उसे समझ पा रहे हो कि नहीं. मतलब कि वो ऐसी लैंग्वेज में तो नहीं लिखी हुई है कि इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, आप उसे इजिली समझ पा रहे हो. ओके, नाउ द लास्ट वन इज कंपेरेबिलिटी. 4 ही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए. तो आपको ये 4 ही चीजें याद रखनी है, ठीक है, और इसे अच्छे से याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में आप इसे. उसके बाद आप मीनिंग देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, कोई भी चीज आप कर रहे हो ना, आप उसका मीनिंग समझिए. मीनिंग समझने से क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं. तो पॉइंट्स तो आपको याद हो गए, अब एक एक लाइन तो आप याद नहीं कर सकते. अगर आपको पॉइंट्स याद हो गए, इसका मीनिंग समझ आ गया, तो आप इजिली एग्जाम में लिख पाएंगे. Now the last one is comparability. Now what is the meaning of comparability? देखिए, ये मैंने लास्ट सेशन में भी समझाया था. क्या होता है कि at times it happens कि हमें अपनी खुद की बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना होता है. ठीक है, कि भाई 2019 में मेरी फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ था, है ना, एंड अब 2020 में मेरी फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है. सो आई वांट टू एनालाइज कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, है ना, ग्रो कर रहे हैं, वेदर देयर इज एनी ग्रोथ और नॉट. दूसरी चीज, अगर जैसे सिमिलर तरीके के बिजनेस हैं, ठीक है, सिमिलर बिजनेस है, आपके जैसे का बिजनेस किसी और का भी है मार्केट में, मान लीजिए आपकी मार्बल्स की शॉप है और मार्केट में 3-4 मार्बल्स की शॉप और हैं, तो नाउ यू वांट टू एनालाइज कि भाई इस मार्केट में कौन सा फर्म सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है. सो बेसिकली फॉर मेकिंग इंटर फर्म कंपेरिजन एज वेल, ठीक है, इंटर फर्म कंपेरिजन करने के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है. ठीक है, सो आप जो भी आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, आप उसके बिजनेस पे कंपेयर कर पा रहे हो कि नहीं. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ओके, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग लास्ट सेशन से पढ़ भी रहे हैं कि भाई यूजर्स कौन है. यूजर्स, चलिए यूजर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए. यूजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देखिए, 2 तरीके के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर है और एक एक्सटर्नल यूजर है. नाउ आपको नाम से समझ आ रहा होगा. देखिए, इंटरनल यूजर कौन होते हैं, जो डायरेक्टली आपकी फर्म से जुड़े हैं, पीपल हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर बिजनेस, है ना, जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्शन है जिनका. तो वो कौन होते हैं, मैनेजमेंट, मतलब कि आपके बिजनेस को जो मैनेज कर रहे हैं, ओनर्स जिन्होंने आपके फर्म में पैसा लगाया है, देन देयर आर एम्प्लॉइज और वर्कर्स जो आपके फर्म में काम कर रहे हैं, देन देयर आर एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ, जो बाहर के हैं, हु हैज इनडायरेक्ट कनेक्शन विद योर फर्म. ठीक है, who are indirectly connected with your firm, that is called external user. अब ये कौन कौन से होते हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, रिसर्चर्स. तो चलिए सब कुछ डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग इंटरनल यूजर्स. मैनेजमेंट. क्यों भाई मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, वाई दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सोचिए आप इसके बारे में. चलिए मैं बताती हूँ. देखिए, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए वो आपके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं. सो दे वांट टू टेक वेरियस डिसीजंस रिगार्डिंग द फर्म, कि जैसे कि हमारा सेल्स का टारगेट क्या होगा, है ना, क्या टारगेट है हमारा सेल्स का, हमारा प्रॉफिट का क्या टारगेट है ना. हम अभी तक मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन अब हमें और एक्सपैंड करना है अपने बिजनेस को. लेकिन ये सारी चीजें, हम ये सारे डिसीजंस कैसे ले पाएंगे, एक मैनेजमेंट कैसे ले सकता है ये सब डिसीजंस को, when the management analyzes the financial statements of the firm. जब उसे पता होता है कि हाँ अभी मेरे फर्म में एक ही प्रोडक्ट था and this product has given us so much of profit, now we have enough funds to expand in the market, so we'll introduce more products, है ना, हम लोग और products लेकर आएंगे मार्केट में जिससे कि हमारा बिजनेस
एक्सपैंड होगा। सो इसी तरीके से और भी बहुत सारे डिसीजंस होते हैं कि हमारा सेल्स का टारगेट क्या होगा, हमें कितना प्रॉफिट अचीव करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं, किसको किसको स्टाफ में रखना है। ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है। और जब मैनेजमेंट लेता है तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट नीड्स दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग दीज डिसीजंस। नाउ विल बी कमिंग टू द ओनर्स और शेयर होल्डर्स। ओनर्स और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? देखिए, ओनर्स आर द people who have started, who own the business, and shareholders have invested funds, and owners भी invest करते हैं funds को. So basically shareholders and owners are one and the same thing. So owners क्या होते हैं? देखिए, वो आपके फर्म में पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस में फंड्स लगा रहे हैं. नाउ दे एक्चुअली वांट कि हाँ, मैंने फंड्स लगाए हैं अपने बिजनेस में, आई वांट टू नो how my business is performing, whether I am getting any return for the funds I have invested or not. मुझे उन funds पे कोई return मिल रहा है कि नहीं, कितनी मेरी profitability है या कितनी मेरी growth है ना, इस business की growth है, ये सारी चीजें होती है, कितना मुझे रिटर्न मिलेगा. तो इसीलिए ओनर्स वांट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. नाउ विल कम टू द एम्प्लॉयज और वर्कर्स. दे आर आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन. हाउ? बिकॉज वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं. दे आर द पीपल हु हु पुश सेल्स. एक्चुअली अगर आप देखिए, एम्प्लॉयज अगर मेहनत ना करें, एम्प्लॉयज से ही एक बिजनेस होता है. अगर एम्प्लॉयज मेहनत ना करें तो फिर फर्म कैसे चलेगी, है ना. सब इंपॉर्टेंट है, ओनर भी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, एंड इक्वली एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. सो दैट्स व्हाई इफ दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, यू नो, फॉर द बिजनेस ऑफ द फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, दे एक्चुअली वांट टू सी कि इफ आई एम वर्किंग सो हार्ड, तो मुझे आगे जाके मेरा इसमें ग्रोथ क्या है, करियर ग्रोथ क्या है, मुझे क्या इंसेंटिव्स आगे जाके मिलने वाले, मुझे कितनी सैलरी मिलने जा रही है, मुझे, मैं अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं तो मुझे बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई दीज पीपल वांट टू नो, यू नो, उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ये सारी चीजें उन्हें कैसे पता चलेगी? व्हेन दे विल एनालाइज कि हाँ फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है. ओके, तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलेगी. Now we'll come to another part, external users. Now these are the banks and institutions. Now banks और institutions कौन होते हैं? देखिए, बैंक्स को क्यों इंटरेस्ट होता है किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में? बिकॉज दे आर लेंडिंग देयर मनी. दे आर बेसिकली लेंडिंग मनी टू द बिजनेस. ठीक है. आज फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं, मुझसे कोई भी, या आज से फॉर एग्जाम्पल एक चिंटू है, ठीक है, एंड सरिता जो है उससे अचानक से बोलने आ गई कि भाई मुझे तुम पैसे उधार कर दो, लेंड मनी, मतलब कि मुझे पैसे उधार पे दे दो. नाउ चिंटू सेज कि यार मैं तुम्हें लेंड क्यों कर दूं, क्या मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारी क्या क्रेडिबिलिटी है कि तुम मुझसे पैसे लोगी और तुम मुझे वापस नहीं दोगी, हो सकता है तुम मुझसे रिटर्न, मतलब कि मेरे पैसे वापस ही ना दो. तो उसके ऊपर एक्चुअली ट्रस्ट फैक्टर है कि नहीं है ना. इसी तरीके से बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, व्हेन कस्टमर्स गो फॉर asking for money to the banks and financial institutions, उस केस में क्या होता है, they want to analyze कि how this business is performing. क्या जितना मैं उन्हें लोन दे रहा हूं, whether they will be able to return that amount to us or not. कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा लोन अमाउंट रिस्क पे है, हमें उतना रिटर्न EMIs के फॉर्म में, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स हमारी रेगुलरली पे होंगी कि नहीं होगी, हमें रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है फॉर द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू नो, है ना. दैट्स व्हाई दे एनालाइज दीज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द फर्म और बिजनेस. नाउ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके, जैसे हम लोगों को होता है ना कि जैसे जैसे आप और भी चीजों को जानोगे, वैसे तो अभी तो सबको ही मालूम है शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं. सो ऐसे ही देखिए, अगर टाटा पावर की कंपनी की बात करें या हम लोग रिलायंस के शेयर्स की बात करें, तो हमें होता है ना एक ट्रस्ट है
कि यार यहाँ पे हमारे फंड्स ग्रो होंगे ही होंगे, यहाँ पे हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ऐसे ही और जब आपके बिजनेस में कोई फंड्स इन्वेस्ट करना चाहता है, सो दे वांट टू नो बेसिकली हाउ योर बिजनेस इज परफॉर्मिंग, कि मैं अगर इस कंपनी में फंड्स लगाऊंगा तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे उसका कुछ आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई पीपल वांट टू नो। सो दीज आर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। नाउ क्रेडिटर्स और सप्लायर्स की बात करते हैं। नाउ हु आर द क्रेडिटर्स एंड हु आर द सप्लायर्स। देखिए क्रेडिटर्स और सप्लायर्स कौन होते हैं, जहां से आप जो माल है ना, जहां से आप अपना स्टॉक, अपने जो भी गुड्स हैं वहां पे आप क्रेडिट पे खरीदते हो। क्रेडिट पे खरीदते हो का मतलब क्या हुआ, आपने उधार पे खरीदा। अब आपने सोचिए, अच्छा आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको 5 लाख का स्टॉक चाहिए, लेकिन आपके पास 5 लाख इमीडिएटली कैश में है नहीं, है ना। तो आप क्या करते हो, आप सप्लायर के पास जाते हो एंड यू आस्क द सप्लायर कि आप मुझे 5 लाख का जो है स्टॉक दीजिए, बट मैं आपको पेमेंट कब करूंगा, आफ्टर 3 मंथ्स। आई मेक यू द पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स। नाउ क्या सप्लायर उसे दे देगा उधार पे? आप खुद सोचिए, क्या वो इजिली दे देगा? नहीं। वो इजिली क्यों देगा? क्योंकि ही वांट्स टू नो कि भाई आप मेरे से उधार पे तो लेकर जा रहे हो सामान, लेकिन आपने उसका पैसा मुझे दोगे कि नहीं दोगे? मैं कैसे विश्वास करूं, है ना, कि आपने भाई सामान ले लिया, हो सकता है बाद में आप मुझे पेमेंट ही ना करो उस चीज की। दैट्स व्हाई सप्लायर वांट्स टू नो। So that's why suppliers are interested in knowing how your business is performing. They are interested in knowing the financial statements of your firm. Now गवर्नमेंट की बात करते हैं हम लोग। गवर्नमेंट क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट को ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी निकालनी होती है, जैसे कि हमारे कंट्री की क्या नेशनल इनकम है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज टू कंप्यूट वेरियस डेटा ना, कि नेशनल इनकम क्या है, एंड अब उनको ये भी जानना है, इसीलिए उनको जानना होगा ना कि आपके एंटरप्राइज कितना अर्न कर रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए ये सारा डेटा, ये इस डेटा की जरूरत होती है। एंड व्हाई गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड, बिकॉज यू आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, है ना। यू आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, एंड टैक्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट वांट्स टू नो वेदर यू आर पेइंग योर टैक्सेस रेगुलरली और नॉट। आप टैक्सेस पे कर रहे हो रेगुलरली, या आप कहीं ना कहीं कोई डिफॉल्ट कर रहे हो। ओके, क्लियर हुआ गाइस आप सभी को? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, लेट मी नो। नाउ देयर इज पब्लिक ऑल्सो इन्वॉल्व। क्यों भाई पब्लिक क्यों? क्योंकि हमारी एक कोई जिम्मेदारी होती है सोसाइटी की तरफ। हर बिजनेस की अपनी सोसाइटी की तरफ एक जिम्मेदारी होती है। कहीं वो ऐसे प्रोडक्ट्स तो नहीं बना रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स तो नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा है जो कि हमारे नेचर को हार्म कर रहे हो, है ना। तो ये भी चीजें होती हैं। दूसरी चीज ये कि आप अपने एम्प्लॉयज को या लोगों के लिए क्या एक एक्स्ट्रा चीज कर रहे हो। जैसे बहुत सारे बिजनेस या होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना देते हैं, जैसे रिलायंस वगैरह के आप देखोगे, है ना। वो अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो एक तरीके से क्या है, वो अपनी सोसाइटी की तरफ कोई ना कोई जो उनका कर्तव्य होता है वो पूरा करता है, ठीक है। इसीलिए पब्लिक इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग। नाउ रिसर्चर्स क्या होते हैं, देखिए ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं हु वांट टू रिसर्च फॉर द कंपनी, कि आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या आपके बिजनेस की अकाउंटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, हाउ यू आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, एंड यू नो वो एनालाइज करते हैं कंपनीज की, अलग अलग फर्म्स की परफॉर्मेंस को, ग्रोथ को, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फर्म। ठीक है, क्लियर हुआ? So there are basically two types of uses of accounting information. एक तो internal uses है, external uses है, याद कर लोगे ना अच्छे से, एंड अच्छे से लिख लेना। internal uses कौन होते हैं, जो कि हमारे फर्म से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। external uses कौन होते हैं, जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, समझ आया ना, क्लियर हुआ? एंड देन कि भाई कौन है इंटरनल यूजर्स, मैनेजमेंट है, ओनर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, वर्कर्स। फिर एक्सटर्नल कौन है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, रिसर्चर्स। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से आ गया, बट द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। अच्छे से आप समझ के उसे लिख लीजिए, एंड देन ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप उसे क्विकली रिवाइज कर सको। नाउ विल कम टू द सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज सेशन। हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, अकाउंट्स में हम लोग क्या बेसिकली जो फॉलो करते हैं, इट इज द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये हम लोग फॉलो करते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं, बट व्हाट वी फॉलो डबल एंट्री।
नाउ व्हाट इज डबल एंट्री, हम लोग उसकी बात करते हैं। देखिए डबल एंट्री का मतलब होता है कि विच रिकॉग्नाइजेस एंड रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। से फॉर एग्जांपल यू मेड सेल ऑफ ₹1000, ठीक है, आपने 1000 के स्टॉक गुड्स बेचे, ठीक है, गुड्स आपने बेचे, यू मेड सेल्स। अब आपने अगर सेल्स करी है तो आपको पेमेंट आएगी उसकी, है ना। तो आपके फर्म में से, आपके बिजनेस में से क्या किया, गुड्स चले गए, है ना, और लेकिन आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। तो कितने इफेक्ट हुए इस ट्रांजेक्शन के, दो, एक तो आपके गुड्स गए, दूसरा आपका कैश आया। सो बेसिकली इट इज हैविंग टू वे इफेक्ट, ठीक है, देयर इज इफेक्ट ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। एक तो आपका क्या हो रहा है, एक आपका डेबिट होगा, एक आपका क्रेडिट होगा। वी विल बी कवरिंग दिस आगे आने वाले सेशंस में। हम लोग जब ट्रांजैक्शंस को कवर करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो डेबिट होता है, एक तो क्रेडिट होता है। नाउ कैश इज कमिंग इन, ठीक है, तो आपका कैश आपके फर्म में आ रहा है, यानी कि आपका असेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंड आपके गुड्स जा रहे हैं, सेल्स हो रही है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट आप और अच्छे से समझोगे आने वाले सेशंस में, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। नाउ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, जब भी आप ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, आपका क्या होता है, एक एस्पेक्ट इज ऑन द डेबिट साइड, एक एस्पेक्ट आपका कहाँ होता है, डेबिट साइड, एंड दूसरा एस्पेक्ट होता है आपका क्रेडिट साइड। नाउ आपने सेल्स करी, ठीक है, आपने सेल्स करी, just a second guys, see you have made the sales of ₹1000, ठीक है, आपने 1000 की सेल्स करी। इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। तो एक अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। सो वन ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, दूसरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फॉर कैश, अगर आपने गुड्स परचेज किए तो गुड्स आर एक्वायर्ड इन, गुड्स आ रहे हैं एंड कैश जा रहा है, तो दो इफेक्ट हुए इस ट्रांजेक्शन के, दो इफेक्ट हुए। सो इन दिस ट्रांजेक्शन टू एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड, व्हिच इज रिसीविंग गुड्स एंड पेइंग कैश। So this system is basically based on dual aspect of accounting. ये आपको याद रखना है, this is dual aspect और double entry system of accounting and is universally applied in accounting. हर जगह पे इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। क्लियर हुआ गाइस? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, लेट मी नो, ठीक है। Now we'll be discussing features of double entry system। क्या होता है कि it maintains complete record of each transaction। complete record का मतलब क्या हुआ कि देखिए आपने सेल्स करी, कैश आया आपके पास, आपने क्या किया, दोनों चीजों को रिकॉर्ड किया। एक तो आपकी सेल्स हुई जो कि आपका क्रेडिट के हुआ, देन कैश जो आपका आ रहा है फर्म में, तो दोनों एस्पेक्ट आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना। आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे कि सेल्स हुई, आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे कि कैश आया। भाई कैश कहां से आया, सो यू हैव टू रिकॉर्ड दैट टू कि कैश आया कहां से, आपने क्योंकि सेल्स करी, दैट्स व्हाई कैश केम इन, ठीक है। सो इट मेंटेन्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। अभी समझ में आया आपको? नाउ इट रिकॉग्नाइजेस टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, द एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग इन कि आप रिसीव कर रहे हो, एंड गिविंग आउट कि आपने दे दिया। नाउ द थर्ड पॉइंट में क्या है, इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड द अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। ये मैंने आपको समझा दिया था, है ना, कि एक हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जैसे कि कैश आया, हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स कर दिया। अब ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आगे समझ में आएंगे, तो इतना कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ ये क्लियर हुआ, एक एस्पेक्ट तो हम डेबिट करते हैं, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट करते हैं। सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड, द अदर इज क्रेडिटेड। एक अगर डेबिट हो रहा है तो एक क्रेडिट होगा। इसका जो टोटल है, जो कि डेबिट है, उसके क्रेडिट के टोटल से बराबर होना चाहिए। सो डेबिट साइड टोटल शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। क्लियर हुआ सबको? It helps in establishing arithmetical accuracy by preparing the trial balance। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग फिर आगे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बेसिकली टू असेस कि हमारी सारी ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है। ओके, अब हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, इसे रफली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग खाली एक ही एस्पेक्ट भी
record the single aspect of a transaction. Sometimes both the aspects of the transaction are recorded, sometimes none of the aspect is recorded. कभी आप रिकॉर्ड करते हो एक एस्पेक्ट की, जैसे आपने सेल्स करी, कैश आया, तो आपने खाली ये रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ कैश आया हमारे पास, बट यू हैव नॉट रिकॉर्डेड फ्रॉम वेयर दिस कैश इज कमिंग इन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल एस्पेक्ट. कभी कभी बोथ द एस्पेक्ट्स भी रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया जाता है. बेसिकली कभी कभी सिर्फ 2 ही अकाउंट्स इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में मेंटेन किए जाते हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट का एंड देन फिर रियल अकाउंट. ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना. तो बस आपको ध्यान में रखना है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेन, कि हम लोग इसमें यही फॉलो करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम जिसमें दोनों एस्पेक्ट्स नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं, है ना. सो गाइज, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन. ओके, ठीक है. तो दिस यू जस्ट सी टू इट कि आपने ये नोट डाउन कर लिया कि नहीं. ओके, so we'll be winding up the session now, as we have covered all the concepts that I've already told you that I'll be covering in this session. So just a small request to you guys, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो give it a thumbs up, share it with your friends and do hit the bell icon so that you can get the latest updates and videos of all the videos that I'll be uploading. And एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, I'll be uploading accounts class 11 वीडियोज ऑन एवरी ऑल्टरनेट डेज. जैसे कि आज मंडे को मैंने अपलोड करी है, देन आई बी अपलोडिंग ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे. द शेड्यूल इज ऑलरेडी गिवन इन दिस चैनल. अगर आप देखोगे शॉर्ट्स में मैंने इसका शेड्यूल दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हो. एंड जस्ट शेयर दिस शेड्यूल विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इन क्लासेस के बारे में, यू नो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी. एंड या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन. Thanks a lot for visiting Learners Academy and take care. Happy learning, happy learning, and be happy and share this happiness with your friends. And thank you so much for visiting Learners Academy. Thanks a lot.